नमस्कार, जनादेश 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और इंतजार की घड़ियां खत्म। लगातार एक एक पल जिस तरीके से निकल रहा है वो उतना ही रोमांचक होता जाता है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आंकड़े अभी सामने आए हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से कहां पर फाइट बनी हुई है और ये बड़ा रोचक सा हो गया है कि अंत तक और देर शाम तक धीरे धीरे, क्योंकि इस वक्त 4 बज रहे हैं और अब से थोड़ी देर में लगभग 1-2 घंटे बाद क्या स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहले दिन से 400 पार का नारा, वो 400 पार फिलहाल बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। काफी देर से ये देखिए एनडीए जो है 294 पर रुका हुआ है, इंडिया ब्लॉक जो है वो 232 और अन्य जो हैं वो 17 पर रुके हुए हैं और लगातार चीजें बढ़ रही हैं और घट रही हैं। तो ऐसे में 400 पार की फिलहाल अभी 4 बजे तक तो कोई लाइन मुझे नहीं दिखती। ये बात सच है। इंडिया ब्लॉक को जो कहा जा रहा था वो 232 पर रुका हुआ है, कितना बढ़ पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जहां पर क्लीन स्विप होता दिख रहा है वहां जश्न शुरू हो गया है। यहां तक कि जो इंडिया गठबंधन है या कांग्रेस है, जिन सीटों पर उनको लगता है कि वो जीत की और बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, वहां भी वो खुशियां मनाते हुए नजर आए हैं। कई ट्वीट्स भी इन तमाम चीजों को लेकर पोस्ट किए गए हैं। तो लगातार देखिए महाराष्ट्र में काफी बड़ा उलटफेर दिखा है, उत्तर प्रदेश चले जाइए यहां बड़ा उलटफेर दिखा है। तो ये दर्शाता है कि आखिर जो कहा जा रहा था कि वोटर साइलेंट है, क्या ये उसका एक प्रभाव है? ये निश्चित तौर पर एक बड़े सवाल जैसा है। लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं तमिलनाडु में एनडीए 1 इंडिया 38 यानी कि कांग्रेस डीएमके का आंकड़ा जो है वो देखिए कितना लीड लेता हुआ यहां नजर आता है। हिमाचल में बीजेपी 4, बाकी को कुछ भी नहीं, टोटल 4 ही सीटें थी, पूरा हिमाचल बीजेपी लेकर जाती हुई दिख रही है। गोवा की यदि बात करेंगे तो कुल सीट यहां पर 2 थी, एक बीजेपी के खाते में एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें फिलहाल बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पंजाब की 13 सीटें हैं जिसमें से 7 कांग्रेस और 6 अन्य। यानी इस बार भी क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी? फिलहाल की जो तस्वीरें हैं मैं उस पर अपनी बात कर रही हूं, लेकिन ये जो ग्राफ है ये कितना लगातार बढ़ेगा घटेगा ये थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए और सीधे चर्चा पर रुख करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपसे कुछ देर में हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, उनका बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे एचएन उपाध्याय, उनका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रखर जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार है सुनील त्रिपाठी। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि बाकी मेहमान हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, रविंद्र जी से शुरू करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है रविंद्र जी? रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ रविंद्र जी, मैं सबसे पहले तो अभी जो पूरे देश के तमाम स्टेट्स के जो आंकड़े इस वक्त सामने आए, जो आंकड़ा फिलहाल रुका हुआ है 293, 233 और बाकी अन्य, तो मुझे ऐसा लगता है इस पर एक तो संक्षिप्त प्रतिक्रिया, और उत्तर प्रदेश तो सर मैं बाद में पूछूंगी आपसे, लेकिन मतलब चौंकाने वाला है, नो डाउट चौंकाने वाला है। देखिए जो अभी जो राष्ट्रीय आंकड़े उभर के आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 240 है, और अगर वो एनडीए गठबंधन की बात करते हैं तो वो 272 से ऊपर जाते हुए हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी उलटफेर होनी बाकी है, अभी उत्तर प्रदेश से बड़ी उलटफेर होनी बाकी है, क्योंकि जो उनके 2 बड़े सहयोगी उभर के अभी आते दिखाई पड़ते हैं, जेडीयू और टीडीपी, तो उनका मैक्सिमम रिजल्ट आ चुका है। जो बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश से होना है, तो उत्तर प्रदेश के 2 घंटे में जो तस्वीर बदलेगी वो भारतीय जनता पार्टी 240 से घट के 220 के आसपास चली आएगी। तो 20 सीटें तो उसकी अपनी कम होती हैं, और उसका सहयोगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना मैक्सिमम सीट पा सकते हैं पा चुके हैं, इससे ज्यादा पाने की उनके पास अपेक्षा नहीं है। तो ये 20 सीट जब आएगी
तो वो तुरंत 272 के निचले आंकड़े से नीचे चले आते हैं। और जो दूसरी अपेक्षा है कि जहां से उनकी सीट अभी और कम हो सकती है, वो एक पश्चिमी बंगाल है और एक बिहार से है, जहां से करीब करीब 5 सीटें और कम होने की अपेक्षाएं हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है जैसा मैं कह रहा हूं, तो ये मुझे लगता है कि इनके पूरा का पूरा कुनबा 270 सीटों से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो नेशनल लेवल पे ये बात आने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इनको पीछे छोड़ा है। हमारा मतदान प्रतिशत हमने अपने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा है, क्योंकि हम लोग 2009 के चुनाव में अधिकतम 35 सीटें पाए थे। इस बार हम लगभग 40 सीटें पाने जा रहे हैं। हमारे गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में पीछे छोड़ दिया है। और अगर उत्तर प्रदेश को क्षेत्रों के हिसाब से देखिएगा तो अपर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूपी हमारे पास है, पूरा द्वाबा हमारे पास में है, सेंट्रल यूपी तराई के साथ में हमारे पास में है, ईस्टर्न यूपी जो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र था, वहां से सबसे बड़ी बढ़त इंडिया गठबंधन को मिली है। इसका मतलब जनता ने उत्तर प्रदेश में जो निर्णय दिया है तो मोदी जी के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ दिया हुआ है। तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है अभी बस मात्र 1 घंटे में ऐसा हो जाएगा कि ये फ्रे से ही बाहर हो जाएंगे, जो बहुमत की लड़ाई है उससे ही बाहर हो जाएंगे। और 1 घंटे के अंदर में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारी वहां सूचनाएं आ रही हैं, हमारे वार रूम में सूचना आ रही है कि बहुत जगह की मतगणना को राउंड के काउंटिंग को रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो जब वो रिलीज करना अब इनकी मजबूरी है। अब वो चला गया कि इन्होंने एग्जिट पोल में वोट दे दिया, अधिकारियों पे दबाव बनेगा। अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी 1 घंटे के अंदर सारे डाटा रिलीज हो जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। विवेक जी जुड़े हमारे साथ। चलिए एचएन उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक है सर, मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक की एक अच्छी फाइट देखने को मिली है और मुझे लगता है अब से कुछ देर में और सारी तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी आज मुझे कि ये जो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना और धीरे धीरे घट भी रहा है, ये बड़ा रोमांच बनाया हुआ है। नहीं तो क्या होता है, एक झटके से क्लियरेंस आ जाता है ना, तो वो चीजें नहीं बनी रहती। तो मुझे लगता है देर शाम तक लोगों की जो नजरें हैं वो तमाम टीवी चैनल्स पर डटी हुई हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं वो सोशल मीडिया पर है। तो सबको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप अंत तक देखना है कि जनता ने किसको चुना। खैर, ओवरऑल सिनेरियो पूरे देश का जो कहता है, मैं मानती हूं कि अच्छी फाइट चल रही है। इंडिया ब्लॉक भी अपनी अच्छी सीटों को लेकर आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जादू चला दिया सर? इस बार तो कांग्रेस को भी बढ़त मिलती हुई दिखी है। अब से कुछ देर में लगभग 1 घंटे पहले तक 7 सीटों पर बढ़त थी कांग्रेस की भी। तो मुझे ऐसा लगता है अब ये धीरे धीरे ग्राफ क्योंकि बढ़ा होगा, 1 घंटे का वक्त हो चुका है, तो ऐसा कौन सा जादू थोड़ा सा चल गया मुझे लगता है। इंडिया ब्लॉक का चला, ये पर्टिकुलर कांग्रेस का भी चला, क्योंकि आप गठबंधन में थे सपा के साथ। ऐसा है राखी जी, हम लोग अलग अलग बात नहीं करते हैं। ये पूरे इंडिया गठबंधन की आधी रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मिलकर इतना मेहनत किया, हमने जो न्याय पत्र और घोषणा पत्र बनाया था 10,000 की यात्रा करने के बाद, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो जनता का न्याय पत्र बनाया और हमारे घटक दलों से उस पर सहयोग मिला, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी दोनों लोग मिलकर उस घोषणा पत्र की बात हर मंच पर करते थे और हर जगह खासतौर से युवाओं की जो अपरंपार भीड़ उनसे मिलने के लिए व्यग्र हुआ करती थी। और कुछ लोग उसको ये कह दिया करते थे कि उपद्रव है, ये है वो, ये जनता का प्यार हुआ करता था। उसी समय में हम लोगों का अंदाज लग गया था कि उत्तर प्रदेश में हम कम से कम 50 सीट जीतने जा रहे हैं। अभी काम होने दीजिए, इनको हम 30 सीट के नीचे रोक देंगे एनडीए गठबंधन को। और जैसा भाई रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शाम तक होते होते इनका पूरा गठबंधन मिला के 272 के नीचे आ जाएगा। और इनके जो गठबंधन के साथी भी हैं, आप जानिए, देखिए 272 के नीचे जब ये आ जाएंगे तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों को जो है समाप्त करती है, जिस तरह से कमजोर करती है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी के राज्यसभा सांसदों को इन्होंने तोड़कर अपने मिला लिया। नीतीश जी को कमल का फूल किस तरह से जबरदस्ती पकड़ाया था, नीतीश जी अपने पुराने अपमान को भूले नहीं है। अब वो बात अलग है कि हम लोगों को छोड़कर चले गए थे,
जो भी बात रही होगी, लेकिन ये जो है हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। वो उनका जो है विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा के है, वो गठबंधन की विचारधारा से ज्यादा मिलती है। तो अब देखिए शाम तक क्या होता है, हम लोग सरकार बनाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और इसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने आदरणीय शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, गठबंधन के सहयोगी जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, इन सभी लोगों को, डिम्पल जी को, सबको हम बधाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। उन्होंने जो जमीन पर मेहनत किया उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने एनडीए को साफ कर दिया है लोकसभा चुनाव में। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। प्रखर जी, आवाज पहुंच रही है? प्रखर जी, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी, ठीक है उत्तर प्रदेश पे क्योंकि हमारी फिलहाल ये चर्चा, लेकिन मुझे लगता है पूरा देश का जो सिनेरियो इस वक्त, जो आंकड़े आए हैं, कुछ जगह पे स्टिल वही पोजीशन बनी हुई है कि बीजेपी क्लीन स्विप करती हुई दिख रही है। लेकिन ठीक है, देर तक कुछ चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। ओवरऑल जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं उसे किस तरह से लेते हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार वर्मा जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि आज के समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये 400 पार का नारा और बीजेपी का 370 का पार का नारा, इसमें आज देश की जनता ने इनको इनकी हैसियत याद दिलाने का काम कर दिया है। जिस तरीके से ये लोग कह रहे थे कि हम बीजेपी 370 पार, एनडीए इस बार 400 पार। देखिए, देश ने इस तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण को बचाने के खिलाफ ये पहली मोहर दी है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की सीटें लगातार बढ़ती हुई आ रही हैं, आप घंटे 2 घंटे का इंतजार करिए। मैं आपको आपके स्वदेश चैनल पे आश्वासित करता हूं कि हम बहुत बड़ा उलटफेर करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको बहुत स्पष्ट, ये हमें भी पता है, आपके सम्मानित दर्शकों को पता है कि 290 इस वक्त एनडीए दिखा रहा है, मगर एनडीए के साथ जितने घटक दल जो जुड़े हुए हैं वो किस परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं, ये आप भी जानते हैं, आपके सम्मानित दर्शक भी जानते हो, देश की जनता भी जानते हो, और यहाँ पे बैठे हुए हमारे विवेक भाई भी जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 242 पर है और इंडिया गठबंधन 240 के ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है, और अभी तक हम लगातार सीट पे बढ़ती जा रही है। घंटे 2 घंटे आप इंतजार और करिए। मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूं आपके चैनल पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चलिए लगातार ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। देखिए, ये तो रात तक मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आनी हैं, स्पष्ट होगा, लेकिन जो पूरा एक नतीजा होगा वो देर शाम तक मुझे लगता है स्थिति तो कम से कम स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मैं कहूंगी एक अच्छी फाइट चलती है। विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही। विवेक जी, क्या हुआ? पिछली बार तो 60+ जाने के बावजूद इस बार आंकड़ा एकदम से आधा हो गया। कहाँ कमी रह गई, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, जिसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, और यहाँ से तो कहते हैं कि पूरी एक सत्ता, देश की सरकार का एक पूरा डिसीजन निकलता है। जी बिल्कुल राखी जी, उत्तर प्रदेश देश का फैसला करता है और अभी परिणाम आ रहे हैं, रुझान परिणामों की तरफ बढ़ेंगे। कुछ परिवर्तन भी होगा, कुछ आगे भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। जो भी परिणाम आ रहे हैं उसको स्वस्थ मन से स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है, और बाकी जहां हम सफल नहीं हुए उसकी समीक्षा की जाएगी और उसका आगे निर्णय लिया जाएगा। जी विवेक जी, मुझे ऐसा याद है अमूमन हम सभी लोग कई सारी चर्चाओं में रहे। ये जो दावे थे हम 80 की 80 उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे, या इस तरह के भी दावे थे कि हम 400 पार हो जाएंगे। मैं इंडिया ब्लॉक को भी काउंट करके चलूंगी। इंडिया ब्लॉक भी कह रहा था कि हम 300 पार हो जाएंगे, लेकिन लास्ट वो एक फिगर पे रुके थे 295, बड़ा फेमस हुआ अभी लास्ट में।
तो मुझे लगता है फिलहाल वो जो चीज है मुझे कहीं किसी की भी नहीं दिखती। देखिए 400 प्लस नहीं दिख रहा फिलहाल, मुझे 295 फिलहाल तो नहीं दिख रहा, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि वो 295 वाला जो आंकड़ा सब पूरा गठबंधन मिला के वो एनडीए का जरूर दिख रहा है। तो ये एक फैक्टर या पूरा का पूरा 80 लाना, कौन सी ऐसी बात थी जिसको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 देगा या कम से कम उसके नियर तो देगा? कम से कम 70 सीट्स का अनुमान बीजेपी इस चीज को लेकर चली थी, लेकिन यहां बिल्कुल आधे पे आना ये बड़ा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, विजय के लिए कार्यकर्ताओं के सामने एक लक्ष्य रखा जाता है और उस लक्ष्य को दृष्टिगत सब लोग जुटते हैं, मेहनत करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो कल तक कह रहे थे, परसों तक 79 आएगी, फिर कहने लगे कि 80 आएगी। विषय ये नहीं है, विषय यह कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य रखकर उसके लिए लगाया जाता है और सब लोग मेहनत करते हैं। कहाँ मेहनत में कमी रह गई, परिणाम के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। अभी ये रुझान है, रुझान परिपक्व हो रहे हैं, परिणाम तक बढ़ेंगे, परिणाम आने दीजिए, उसके बाद इसकी चिंता की जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं प्रखर जी, बोलिए। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं और आरपी सिंह साहब को बधाई देना चाहता हूं, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं। अयोध्या जो ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा लेके चल रही थी, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अयोध्या की सीट 31,000 से आ रहे हैं विवेक भाई, 31,000 से अयोध्या की जनता ने आपको मुंह की खाने को दी है। वहां पर 31,000 से आप हार रहे हैं अयोध्या में, जो आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां पे 2-2 बार दौरा करा। देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आपके दर्शकों को, ये इतने अहंकारी हो चुके थे, ये मेरे राम को लेकर आएंगे, ये बोल रहे थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं वो इनके भक्त हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा भाजपा ने पार कर दी थी। इस बार देश की जनता ने इनको इनकी हैसियत याद दिलाने का काम करा है। ये जितने अहंकार में थे, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। अयोध्या जो चीज गए थे कि अयोध्या के बेस मॉडल में पूरे देश में चुनाव लड़ा है। हम लोगों ने, आपके दर्शकों ने माँ से मछली सुना, माँ से मुगल सुना, माँ से मुसलमान सुना, माँ से मछली सुना, माँ से कितनी बातें सुनी, मंगलसूत्र तक सुन डाला। और अयोध्या का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री करे जा रहे थे। आज देश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने, जो वहां के नगरी है, वहां के नगर वासियों ने 31,000 से चुनाव हराया है भाजपा को। अब देश कुमार वहां से चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है प्रखर जी, वापस आऊंगी। जीते नहीं सुनील जी, ठीक है, विवेक जी चेक कर लीजिए, मेरे पास है, मेरे पास आंकड़ा है, मैं दिए दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ी देर में बहुत क्लियरिटी के साथ चीजें आ जाएंगी। करना हो तो साइड मैं ऑफिशियल साइट भेज दूं इलेक्शन कमीशन की। चलिए थोड़ा क्लियरिटी के साथ चीजें आ जाएंगी, कोई बात नहीं है। यदि कोई जीत गया उसे बधाई, यदि कोई पीछे रह गया कोई बात नहीं, कहीं कमी है उसको बाद में मंथन करना है, ये तो चलता रहेगा सर। देखिए उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर थोड़ा सा चिंतन मंथन की जरूरत तो निश्चित तौर पर पड़ेगी कि आखिरकार वो जो साइलेंट वोटर कहा जा रहा था उसने वाकई साइलेंट होके कहाँ बटन दबाया है, ये धीरे धीरे निकल कर आ रहा है। सुनील जी, ओवरऑल जो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का ये लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुआ, एग्जिट पोल आए, काफी लड़ाई झगड़े हुए, आज भी मतगणना के दौरान मैंने देखा बहुत सारी जगह से झड़प की खबरें आई, किसी को सिर में गंभीर चोट लगी तो किसी के साथ कुछ हो गया। लखनऊ की एक घटना मैंने लास्ट टाइम देखी, सपा और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए थे। लेकिन ये आंकड़े जो आए हैं उत्तर प्रदेश के, खास तौर पर सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के लिए पूछ लूं, क्या इसकी उम्मीद आपने की थी? क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो मतलब एक ये आंकड़ा जो बिल्कुल पिछली सीट से आधे पे आना और एक ओवरऑल जो सीट आकर रुका है जो आंकड़ा अभी, उस पर प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, एग्जिट पोल को लेकर के हम तो हमेशा सवाल करते रहे और अभी कल भी मैंने एक राष्ट्रीय चैनल पे कहा था कि एग्जिट पोल जो है वो कभी सत्य साबित नहीं हुए। 30 सालों में रिकॉर्ड दे सकता हूं कि कभी भी अगर साबित हुए हो तो बता दीजिए। दूसरी बात, हमारे दोनों भाई बैठे हैं आरपी सिंह जी और विवेक जी, मैं सदैव कहता रहा कि उत्तर प्रदेश में मेरा आकलन था 25 से 35 सीट इंडिया गठबंधन को, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। हो सकता है कि मेरा आकलन थोड़ा गलत निकला, लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे थे कि 80 में 80 सीटें, इस आकलन का मैं सदैव विरोध करता रहा हूँ। आरपी सिंह जी बैठे हुए, पूछ लीजिए इनसे, क्योंकि हम लोग बेसिकली
छोटे पत्रकार हैं, सबके बीच में रहते हैं, जनता क्या चाहती, क्या करती है, कैसे करती है, इन सब चीजों को हम लोग बाखूबी आकलन करते हैं। माने कि मैंने पहले भी कहा था राखी जी कि इस बार वोटर साइलेंट है, रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। मेरे इस तरह बयान कई राष्ट्रीय चैनलों पे हैं, आप देख सकती हैं, मानता और सुनील वही जी, हो रहा है। किस फैक्टर को मानते हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए अभी ओवरऑल जो आंकड़े आए हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें घटनी बढ़नी है, लेकिन पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश जो कह रहे हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि उसको कवर अप करेंगे, क्या आधे से पूरा कवर अप कर पाएंगे इतने वक्त के बाद भी, लगता है आपको? आपने भी देखा है कि अंतिम चरण में काफी वृद्धि होती है। तो मैं अभी इस बात से आश्वस्त नहीं हूँ कि सरकार एनडीए की बन रही है या इंडिया गठबंधन की बन रही है। अभी समय है। कई बार ऐसा भी देखा गया है चुनावों में कि एक क्षेत्र से जीत होती है, दूसरे क्षेत्र से हार होती है। इसलिए अभी इस बात पे बहुत खुशी मनाने की जरूरत नहीं है कि इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है। इस बार जनता ने ऐसा रिजल्ट दिया है कि अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषक फेल हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस बार जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये 10 किलो राशन, पहले राशन का विरोध किया, बाद में देखा उन्होंने कि ये 80 करोड़ जनता हमारे विपक्ष में जा रही है, इसलिए उन्होंने 10 किलो राशन कर दिया। महिलाओं के लिए 8,500 रुपया, वो मिले ना मिले वो अलग की बात है, लेकिन इस देश की जनता ने देखा कि मोदी जी तो हमको 5 किलो राशन दे रहे हैं, राहुल गांधी जी हमको 10 किलो राशन दे रहे हैं, तो 5 वाला बेस्ट है या 10 वाला बेस्ट है। इसके अलावा कई मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी में मानता हूं जहां उनकी कमियां रही हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में ये स्थिति पैदा हुई। राखी जी, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके महंगाई भी कहीं न कहीं इसमें प्रभावित रही है। अब आने वाली सरकार अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की आती है तो महंगाई कितना कंट्रोल करेगी, ये तो नई सरकार बनेगी वही बताएगी। क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जिस हिसाब महंगाई, जीएसटी, छोटे छोटे अखबारों पे जीएसटी लगाना, ये भारतीय जनता को कहीं कहीं नुकसान पहुंचाया है। मीडियम वर्ग के लोगों का ध्यान न देना, सबसे ज्यादा वोटर इनका मीडियम वर्ग था और मीडियम वर्ग के ऊपर कोई इन्होंने कार्य नहीं किया। ठीक है, न बच्चों की फीस माफ हुई, न कोरोना काल से कोई ध्यान को दी गई, और यहाँ तो जो मीडियम क्लास के अखबार थे उनके ऊपर जीएसटी सचिवालय के पास तक रोक दिए गए। तो मीडियम वर्ग कहीं न कहीं भारतीय जनता है। ठीक है, बिल्कुल। विवेक जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। आज कई जगह मैंने भी देखा, सुना, और क्योंकि पूरे इलेक्शन में ही सुना था, देखिए उसको अदरवाइज मत लीजिएगा मेरे सवाल को, पहली बात, लेकिन जो इस पूरे इलेक्शन में बातें सुनने को आई थी, जो हास परिहास भी आया, कुछ तंज भी आए, कुछ कमेंट भी आए, तो वो आज चर्चा में इसलिए शामिल होंगे क्योंकि ये कहा गया है 7 चरणों में। एक बात कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 2 लड़कों का दम कुछ नहीं होगा, बेदम, लेकिन वो जो 2 लड़कों का दम था वो यहाँ पर, मैं देखिए मैंने पहले कहा अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन वो 2 लड़कों का दम दिखा तो है सर उत्तर प्रदेश में। देखिए 2 लड़के इस बार और भी साथ मिलकर टहले थे और इनके दम हमारे आजमाए हुए हैं। ये दम कोई नई चीज नहीं थी। तो आवाज बढ़वा दीजिए। अभी परिणाम आने दीजिए राखी जी, रुझान आगे पीछे हो रहे हैं। अंतिम परिणाम आने से पहले कोई एनालिसिस करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, कुछ समय और दीजिए। ये दोनों लड़के कोई हमारे लिए नए नहीं है जी। सर दोनों लड़के नए जरूर नहीं है, मैं तो कहती हूँ चलिए आप यूपी निकाल भी लेते हैं, मेरी बात को समझिए। मैं तो कह रही हूँ यदि यूपी निकल भी जाता है, लेकिन सर वो सीट्स नहीं होंगी, और जब उस मार्जिन से नहीं निकलेंगे तब तो फिर इनको यही कहा जाएगा कि हाँ इनकी मेहनत सफल हुई। ठीक है, चलिए 1 मिनट में वापस आ रही हूँ चर्चा पे। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी खीरी से चुनाव हारे हैं। किसानों को कुचलने का आरोप था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं अजय मिश्रा टेनी। ये वही अजय मिश्रा टेनी हैं जिन पर किसानों को कुचलने का आरोप था, और सबसे बड़ी बात इनके
लगातार जिस तरीके से विवाद हुआ, बात सामने आई, उनके सुपुत्र को लेकर काफी कुछ बातें हुई और मुझे लगता है एक बड़ा गंभीर आरोप था, एक पद पे थे, इस्तीफे की मांग लगातार उस वक्त की जा रही थी। तो ये घटनाक्रम किसी से छिपा नहीं है, शायद इस नाम को भी कोई भूल नहीं पाएगा। लेकिन चुनावी मैदान में होने के बावजूद, टिकट होने के बावजूद चुनाव हार जाना, यह दिखाता है कि आखिरकार क्या सोचकर यहां पर मतदान किया गया और खीरी में किस तरह से वोटिंग की गई। चलिए चर्चा में वापस लौटूंगी अब, क्योंकि मुझे लगता है ये एक नतीजे के तौर पर मेरे पास तो कम से कम ये जो आंकड़ा इस वक्त आया है, मैं विवेक जी आपसे संक्षिप्त प्रतिक्रिया इस पे ले रही हूं। अजय मिश्र टेनी वही शख्स जिनको लेकर काफी विवाद हुआ, उनके सुपुत्र को लेकर विवाद हुआ और बड़ा, मैं पर्सनली भी नहीं जाऊं, लेकिन वो जो एक घटनाक्रम सामने आया था उस वक्त पे बहुत बवाल हुआ था। क्या उसी का नतीजा आज जनता ने दिया है, माना जाए? देखिए राखी जी, अजय मिश्र टेनी के ऊपर आरोप नहीं था, उनके पुत्र पे था। हाँ तो मैंने कहा ना सर, इस्तीफे की मांग तो उन्हीं से की जा रही थी ना, मैंने कहा तो उनके सुपुत्र का जिक्र था, नाम दोनों का आया। उस घटना के बाद हुए विधानसभा चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो ये इस घटना से जोड़ के देखे जाने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव में समीकरण होते, कौन समीकरण कब फलित हो जाते, कब कौन हार जीत हो जाती है। टेनी जी कोई आज के नेता नहीं है, पुराना लंबा उनका कैरियर रहा है, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। किन परिस्थितियों में, किन समीकरणों के चलते चुनाव हारे, तो समीक्षा के बाद ही उस पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, ताकि जो भी परिणाम आता है उसको स्वस्थ मन से स्वीकार किया जाने की आवश्यकता है। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी किस तरह से इस आंकड़े को लेते हैं? और मैं इसलिए ये बात कर रही हूं क्योंकि देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा, किसी को कमेंट करना या तंज करना मैंने अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में कभी नहीं रखा, लेकिन जो इस इलेक्शन में मैंने सुना और देखा है और पूरे इलेक्शन को अच्छे से कवर करके समझा है, तो आज मुझे हर वो बात याद है, इंडिया ब्लॉक की भी और एनडीए गठबंधन की भी, या कह लीजिए राहुल गांधी कह लीजिए, आप पीएम मोदी कह लीजिए, मुझे सब पता है कब किसने किस चरण में किस तरह की बातें की। लेकिन ये जो अभी का एक नतीजा हमारे सामने आया, मुझे ऐसा लगता है कुछ फैक्टर्स हैं जो यहां पर काम करके गए हैं। अजय मिश्र टेनी पर आरोप नहीं, पुत्र पर ही आरोप, लेकिन उस वक्त विवाद बहुत हुआ था इस चीज को लेकर। विवाद जो हुआ था, नाराजगी हुई थी, और जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे, और आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरह से इनको संरक्षण दिया, उससे उस क्षेत्र की जनता, क्या पूरे देश के किसान बहुत ही अपने को ठगा महसूस किए, बहुत नाराज थे। जो विवेक भाई साहब कह रहे थे 2022 का विधानसभा चुनाव ठीक है, उस समय इनको सफलता मिली, लेकिन अजय मिश्र जी टेनी से जो व्यक्तिगत नाराजगी थी, उसका वहां के किसानों ने, वहां की गरीब आम आदमी, और जिस तरह से ये और लोगों को तमाम जो है अपमानित करते थे अपने यहाँ, उसका भी प्रभाव पड़ा। हाल में कई घटनाएं हुई है जिस आधार पर कई वहां के लोग को अपमानित किया, पार्टी कार्यकर्ताओं को किया, और उसी तरह से यहाँ कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया। देखिए, इन सब का प्रभाव, इसका भी प्रभाव चुनाव में पड़ा है। और मेन हमारा जो गठबंधन, जो 5 न्याय और 25 गारंटी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर जो राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात किया, वो जनता को ध्यान में आया। संविधान पर खतरे की बात कही, उससे समाज का एक वर्ग जो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी रहा है, उनको भगवान मानता है, उसके मन में ये गया कि ये संविधान को बदलकर प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, एक दलित का नाम हटाना चाहते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ा। और मेन रूप से महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं का आक्रोश, ये तो हम लोग शुरू से ही मुद्दे पर लेकर चल रहे थे। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लगातार चुनाव में अनाप शनाप की बातें कही, मुर्गा, मटन, मंगलसूत्र, मुजरा, ये सब आम जनता को पसंद नहीं आया। और अंत में जनता को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर मिलजुल कर अपने देश में हम रह सकते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान खोलकर ही हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आप देखिए, एक मिनट राखी जी, आप भगवान राम के मंदिर
कि जब इन्होंने संस्थापना की और कहते थे हम राम को लेकर आए हैं, शंकराचार्य आदि लोगों को अपमानित किया गया। उस क्षेत्र के आसपास के लोगों का प्रभाव देखिए, वो लोग बहुत बुरी तरह से इनको हरा रहे हैं। उन लोगों का ये मानना था कि हमारे हिंदू धर्म के सर्वाधिक धर्म जो है प्रतिष्ठा परक जो है आदरणीय शंकराचार्य जी है, उनकी बात को न मानना, बस चुनाव के हित में जल्दी से हम जो है राम मंदिर की स्थापना कर दे, वो तो कोर्ट के आदेश से बना, किसी की भी सरकार रहती वो बनता ही है। लेकिन भगवान राम के नाम को जिस तरह से इन्होंने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया, उससे भी उत्तर प्रदेश की खास तौर से जनता काफी नाराज थी, उसका भी दंड दिया है इनके। ठीक है, चलिए एच.एन. उपाध्याय जी, 1 मिनट बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। रविंद्र प्रताप जी, मुझे ऐसा लगता है एक बात आ रही है, इंतजार नतीजों का किया जा रहा है, बेशक ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन ये जो एक ग्राफ है और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ पर बढ़त बनाकर आई है। देखिए 7 सीटों, मैंने कहा ना 1 घंटे पहले का मैं मेरे पास जो पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश का जो अपडेट था वो यही था सीटों वाइज, कि जिस तरह से लीड लेते हुए चलते हैं, तो इसको क्या उतना भर पाएगी? 80 सीटों का मार्जिन है, या आप देख लीजिए यदि काउंट करके हम निकालें तो दोनों 50-50 के आसपास चलते हैं, जिसमें बढ़त जो है इंडिया ब्लॉक या मैं कह लूं सपा या कांग्रेस का, तो ये बड़ा फैक्टर होगा कि क्या उसको कवर अप कर पाएंगे, या ऐसी बात है डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यदि उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है, मतलब कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पर चला है, यहाँ की जनता ने इस तरह से कैसे चुना है, अभी ये वाकई एक बड़े मंथन का विषय है। देखिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयोग का केंद्र बन गया था जो विध्वंस करता है। इन लोगों ने अपना प्रतीक बनाया था बुलडोजर। बुलडोजर ने विध्वंस की जो राजनीति शुरू की, इससे पहले कभी भी पूरे विश्व में कहीं, मतलब कोरिया जैसे देश में भी विध्वंस की राजनीति इस प्रकार से नहीं होती थी जिस प्रकार से विध्वंस की राजनीति योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। सबसे बड़ा गुस्सा तो विध्वंस की राजनीति के खिलाफ। दूसरा मुद्दा जो इन्होंने बार बार ओवरलुक किया, महंगाई और बेरोजगारी। 70,000 बच्चे बैठे हुए हैं 3 साल से, 1 साल से धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, उनकी पिटाई कर देना। फिर बच्चियां निकल के आती हैं 102 नंबर से जो कॉल सेंटर्स में हैं, उनकी पिटाई कर देना, उनके खिलाफ FIR कर देना। तो जो योगी आदित्यनाथ ने, ये सारी विध्वंस की राजनीति बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी को पीट देंगे, किसी के खिलाफ FIR कर देंगे, तो ये विध्वंस की राजनीति है। फिर राजनीतिक हत्याएं करा देना, ये विध्वंस की राजनीति है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो विध्वंस की राजनीति शुरू किया उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश ही इनके हार का कारण बन गया। मैंने जितनी भी डिबेट हुई आज से पहले सब में कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी, उत्तर प्रदेश से बाहर करने के लिए मात्र 31 सीटें कम होना चाहिए था, तो 31 सीटें कम होने जा रही है। तरह पहले ही थे 31 और 2 30 सीटें हो चुकी हैं। तो इस विध्वंस की राजनीति के खिलाफ पड़ा हुआ, और एक आम जनमानस के अंदर गुस्सा था, क्योंकि किसी की भी समाज का कोई भी सेगमेंट रहा हो, किसी प्रकार का कोई सेगमेंट रहा हो, वो ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुझको याद है मैं मुजफ्फरनगर गया था तो उन्होंने थाने के बाहर लिख के रखा, एक झंडा लगाया था बीजेपी का कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घुसना मना है। दूसरा, एक इनके मंत्री थे मुजफ्फरनगर से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का, ठाकुर कार्यकर्ताओं का, 11 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR लिखा दिया, बुरी तरीके से हार रहे हैं वहां से। इस प्रकार से जो इन्होंने विध्वंस की राजनीति शुरू किया, वो विध्वंस की राजनीति इनके खिलाफ एक जनमानस को अपने आप ही पैदा कर दिया। उस जनमानस में हम तो है ही हैं, हमने तो एक जागरूकता करीब 1.5 साल साइकिल यात्रा चला के किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रमुख रूप से हैं। फिर दूसरी बात आती है, हमने क्या किया, तो हमने 1.5 साल तक साइकिल यात्रा चलाई। हमने जातिवार जनगणना, पुरानी पेंशन बहाली, किसानों के MSP पे गारंटी बनाने का आश्वासन, फिर मुफ्त सिंचाई की सुविधा हम देते थे, आने पे हम देंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर कोई किसान है तो हर तरीके से GST से भी परेशान है, खाद से भी परेशान है, बीज से भी परेशान है। अभी मैंने कल भेजा था बीज लेने के लिए, बीज केंद्र पे बीज नहीं, इलेक्शन चल रहा तब भी बीज नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारे कार्यकर्ताओं ने या हम लोगों ने जनता के बीच में जाके मैसेज फैलाया कि आपके साथ अन्याय हो रहा है,
उसको जनता ने स्वीकार किया और जनता की भावनाओं के साथ हम खड़े हुए, तो उसको जनता आज लेके निकल के आई। जबकि हम कुछ जगहों पे असफल रहे। असफल कहाँ रहे? जैसे चुनाव आयोग के बारे में हम बहुत ही विजिलेंट रहे, लेकिन अभी भी ज्यादातर मतदान केंद्रों पे कार्यकर्ताओं ने हमारे काम किया, वहां पकड़ के बंद कर दिया गया। और जो लिस्ट थी, वोटर लिस्ट थी, उसमें हर जगह कहीं भी आप देखिएगा तो 20% 25% मतदाताओं का नाम कटा हुआ था। उसने और रोष बढ़ाने का काम कर दिया। पिछले 2022 के में भी था, इस बार भी मतदाताओं का नाम कटा, उसने और रोष बढ़ाने का काम कर दिया। तो ये जो भी हार है भारतीय जनता पार्टी की, ये उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है। उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव लड़ा है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। ठीक है, चलिए प्रखर जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, मैं तो क्योंकि सारे आंकड़ों को लेकर यहाँ पे बात कर रही हूँ। अभी एक जो नतीजा हमारे पास कुछ देर पहले आया अजय मिश्रा टेनी का, मैं जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है, कुछ नाम ऐसे हैं जो वाकई एक बड़े नाम थे, जो चर्चाओं में थे, और निश्चित तौर पर उनकी हार जीत कुछ भी होगी तो वो देखा जाएगा कि कौन से फैक्टर ने काम किया। क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा अहंकार में चूर हो चुकी थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहने लगे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं भेजा गया हूँ, मैं अवतार बना। उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार बना लिया। तो देखिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। भगवान, देखिए मंगलवार का दिन है और आम आदमी पार्टी के लिए ये दिन बड़ा खास रहता है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर भगवान हनुमान जी की बड़ी कृपा रहती है, माँ बाबा की बड़ी कृपा रहती है। आज मैं सलाम करूंगा अपने मेरे भाई, बड़े भाई विवेक भाई को, कि उनके अंदर इतनी, उन्होंने अभी तक एक बार भी ये नहीं बोला कि जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। मैं इनके साथ बहुत बार डिबेटों में बैठा हूँ, बहुत ही सम्मानित डिबेट, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं विवेक भाई हमारे। ये कह रहे थे कि जैसे ही चुनाव आएंगे ये लोग कपड़े फाड़ फाड़ के बाहर घूमने लगेंगे। मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस प्रकार की हो गई कि कपड़े फाड़ फाड़ के घूमने को मजबूर हो चुके हैं। अभी तक इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा देखने वाली है कि इन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि जनता का जो जनादेश आया उसको हम स्वीकार करते हैं। अभी भी ये हौसला बनाए रखे, ये सोच रहे हैं कि हम अभी भी सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, मानना होगा कि 290 के ऊपर का आंकड़ा एनडीए गवर्नमेंट छू रहा है, मगर हमें और आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, ये जो दो आदरणीय व्यक्ति हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नायडू जी, इन दोनों ने भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन की शुरुआत करी थी, लोगों को जोड़ने का काम। आज अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को यकीन है, विश्वास है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी एक ऐसा ही बड़ा कदम फिर उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकारी चेहरा है, अहंकारी जो रूप है, उसको खत्म करने का, उसका विध्वंस करने का काम करेंगे। ठीक है, ये आने वाले वक्त की बात होगी, लेकिन बड़ी सुखबुगाहट इन सब तमाम चीजों की आ रही है। एक बात मैं और भी बात कहूंगा, एक बात मैं अपनी और बात कहूंगा। देखिए, मैंने शुरू में सुना था बड़ा नौकर बहुत चला। विवेक भाई अगर गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। ये अहंकार ही तो था स्मृति ईरानी जी का, कह रहे हैं अपने नौकर को भेजा है मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस का नौकर है वो, कांग्रेस गांधी परिवार का। आज उसी नौकर ने पटकनी दे दी। इसीलिए कहते हैं विवेक भाई, अहंकार इंसान के ऊपर नहीं चलना चाहिए, अहंकार में इंसान को नहीं जीना चाहिए। आज सारी संवेदना हमारे साथ है, स्मृति ईरानी के साथ है। प्रखर जी, आप बेगानी शादी में गुल्ला दीवाना, दिल्ली में तो आप खाता नहीं खोल पाए, बहुत देर से रहे, मैं आपकी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। पहले अपने घर में कुछ खाता खोल लिए होते तो बोलते अच्छा लगता। इतनी विपरीत स्थिति में विवेक भाई, आप आदरणीय, हमें बात हमें क्या देखिए मेरे बड़े भाई, हमने जितनी विपरीत स्थिति में चुनाव लड़ा है,
आपकी ईडी और सीबीआई ने हमको जिस प्रकार से अंदर करके रखा है, चिंता ना करिए, एक एक चीजों का हिसाब होगा। अब आने वाले वक्त में एक एक चीजों का हिसाब होगा। अब आपको हर चीज का बताना पड़ेगा कि चंदा किसने लिया, चंदा क्यों लिया गया, चंदा से क्यों धंधा मिला। अब हर चीज पर बयान होगा, अब हर चीज में सवाल होगा। ठीक है, चलिए झगड़ा मत करिए सर। आज तो देखिए एक्सेप्ट करना है जो जैसा भी है, झगड़ा मत करिए। आज झगड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं अपने बड़े भाई से झगड़ा कैसे कर सकता हूँ? खाता खुला नहीं, दुनिया की बकवास कर रहे हो। अरे पहले अपने घर में कुछ निकाल दियो तो बकवास जनता ने आज तो बकवास आपके साथ हुआ है। आप इतने सम्मानित प्रवक्ता हैं और बकवास जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट प्रखर जी 1 मिनट रुकिए। प्रखर जी 1 मिनट, विवेक जी 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट रुकिए। सुनील जी से सवाल होने दीजिए सर, 1 मिनट रुक जाइए। मैं झूठ बोल रहा हूँ? स्मृति ईरानी का सुपड़ा साहब पहले अपने घर की देख लो। आप ये बताइए, राहुल गांधी ने विवेक जी उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पूरे गठबंधन के साथ हैं। वो सोच रहे हैं दिल्ली चला भी गया तो दूसरी जगह से आएगा, इसलिए वो धीरज रखे हैं। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को दिया। अरे राज्य संयोजन कह के गए थे, ये गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। क्या कह रहा हूँ? चलिए 1 मिनट रुकिए। चलिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी, लेकिन वहां पे भी नहीं है। पश्चिम बंगाल का अभी का मैं जो आंकड़ा यहां पर देख रही हूं, मुझे लगता है 12 सीटों तक आप पहुंचे हैं। पिछली बार 18 थी और इस बार कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ेंगी। अब देखना है वो देर शाम कितनी बढ़ती हैं, लेकिन ममता दीदी फिलहाल अपना जो वर्चस्व वो बनाती रही है, फिलहाल तो उन्हीं का दिखता है। देर शाम तक क्या होगा मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगी। इसी तरह देखिए पंजाब बेहद महत्वपूर्ण, वो जो सीटें हैं 13 सीटें, उसमें से अभी एक भी खाता नहीं खुला है। वहां देखिए अभी भी पिछली बार 8 सीटें थी कांग्रेस के पास, अभी भी 7 और 6 का आंकड़ा, अन्य के पास 6 है और बाकी का जो 7 का आंकड़ा वो कांग्रेस। तो ये दोनों अपना वजूद बचा के बैठे। तो कुछ कुछ जगह है विवेक जी जहां हमें देखना पड़ेगा। बीजेपी में आम आदमी पार्टी ना सही, आप ही सही, लेकिन बाकी जगह जहां पे खाता खुलना था वहां आपका भी नहीं खुला, समझिएगा। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण बात, मुझे राजस्थान का एक एग्जांपल दे रही हूं, हालांकि क्योंकि ये इतनी बात निकली है इसलिए मैं वापस उत्तर प्रदेश पर आऊंगी। राजस्थान को देख लीजिए, उम्मीद नहीं थी शायद, जहां क्लीन स्विप हुआ वहां पे आज यदि सीटें निकल कर जा रही हैं 10 से 11, आप समझिए ये बड़ा एक विषय है कि आखिरकार कौन से फैक्टर्स यहां काम कर गए, कौन सी कमी रह गई है। ये आपने कहा कि हम नतीजों के बाद मंथन करेंगे, लेकिन हमें फिर सबको लेकर यहां पर चलना पड़ेगा। ठीक है सुनील जी, पूरे ओवरऑल कंक्लूजन यदि मैं यहां पर निकाल कर देखूं, जो अभी तमाम जगह से आते हैं, खास तौर पर वहां से जहां पिछली बार बीजेपी का क्लीन स्विप था, कुछ जगहों पर इस बार भी बना हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश ले लीजिए, अभी आप दिल्ली ले लीजिए, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इन्होंने पूरा का पूरा अपना दबदबा बनाकर रखा है। लेकिन बाकी जगह जहां पे था वहां पे खाता खुलना, ये इंडिया ब्लॉक के लिए कितना फायदेमंद है। और उत्तर प्रदेश के लिए एक छोटा सा आपसे मेरा सवाल रहेगा कि उत्तर प्रदेश की आगे की स्थिति आपको क्या दिखती है, क्योंकि अभी जो चीजें सामने आ रही हैं ये बहुत बहुत अस्थिर है, मैं इसको स्थिर बोल ही नहीं सकती। मैं इस बात से सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी जी के अहंकार से पार्टी के लोग भी दुखी थे। मैं नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास साक्ष्य नहीं, लेकिन ये सत्य है, जिस अहंकार में डूबे हुए प्रधानमंत्री जी हमारे थे, उससे इनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी, और जिस पार्टी का कार्यकर्ता निराश होता है, हताश होता है, कोई भी राजनीतिक दल हो नहीं हो सकता है। मकान तभी मजबूत होता है जब उसकी नींव मजबूत होती है। राजनीतिक दलों की केवल कार्यकर्ता होता। इस भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई, मैं बता सकता हूं कि जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे। सुनील जी, दमखम वाले कार्यकर्ता थे जो अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी में गुजारने के लिए, मैं तो नाम ले सकता हूं, मेरे एक भाई ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि मैं दूसरे दल में जाने से पहले जहर खा लूंगा लेकिन भाजपा की चौखट पर अपनी जान दूंगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भी आवाज नहीं सुनी। तो जब आप अपने बेसिक आधार से अलग हो जाओगे तो एक तो समय आपका आ ही जाएगा कि आप जो है घर के न रहोगे न घाट के रहोगे। दूसरी बात,
राखी जी, बीजेपी ने कई ऐसे, हेलो, हाँ बोलिए सुनील जी, आवाज आ रही है। कई ऐसे कदम उठाए नरेंद्र मोदी जी ने। कोरोना के बाद से सीनियर सिटीजन का दर्जा खत्म कर दिया, बसों किराया, अभी देखिए कल ही के चुनाव संपन्न हुआ है तो टैक्स बढ़ गया, दूध पैसा बढ़ गया, ये छोटी छोटी चीजें, और दूध आटे पर जीएसटी लगा दिया, अखबारों के ऊपर जीएसटी लगा दिया। ऐसे ऐतिहासिक कार्य कर दिया आपने, जो लोकतंत्र में बैठे हुए लोग और जिसको प्रहरी कहा जाता है वो भी कांप गया। ऐसे आदेश उत्तर प्रदेश में कर दिए गए कि अब पत्रकार खबर लिखेंगे तो जांच डीएम करेंगे उनसे। करा लो, मैं दावे साथ कह रहा हूँ, करा लो। ये लोकतंत्र है। 5 साल में आप फांसी लगा दो, 5 साल बाद आप क्या हाल होगा। सचिवालय के पास से लेके पत्रकारों की मान्यताओं के लेके अखबार चलाने के लेकर के इतना सख्त नियम बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि मीडियम वर्ग के पत्रकार भी और समाज के लोग भी कांप गए अंदर से कि इसी तरह से अगर आप लागू करोगे तो मध्यम वर्ग कहाँ चला जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ राखी जी, ये मध्यम वर्ग की ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रदर्शन की है। इसका इतना ही नहीं, ये आगे 27 का संदेश है। अगर योगी जी नहीं संभलते हैं, इसी तरह से कार्य करते रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। मैं सदैव कहता रहा हूँ इस बात को जी राखी जी। एचएन उपाध्याय जी, अपनी बात रखिएगा। धीरे धीरे मुझे लगता है समय भी होता चला जा रहा है और सीटों का जो मैं मार्जिन है, काफी देर से बस 1-2 ऊपर नीचे ही देख रही हूँ। वक्त लगेगा देखिए, क्योंकि सारे रिजल्ट जब एक साथ होते हैं, कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, कुछ लोगों की जीत हो चुकी है, कुछ बाकी हैं, कुछ का मार्जिन 10-15 हजार के बीच चल रहा है, वहां पर अभी कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो पासा कैसा पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी आपसे, जैसा प्रखर जी कह रहे थे कि उनको अभी पूरी उम्मीद है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारी भी यही उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240-42 यही आसपास चल रही है। इनको अकेले बहुमत के लिए 32-34 सीट अभी भी चाहिए। और जो इनके घटक दल मुख्य रूप से चंद्रबाबू नायडू जी हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इन दोनों लोग कोई नहीं, हम लोग भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है। गठबंधन आज हमारे 5:30 बजे मीटिंग रखी हुई है, आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी अपना आपस में बात करेंगे। हम इंडिया गठबंधन के लोग भी राष्ट्रपति से मिलने की बात हो रही है, जैसा कि न्यूज पर देखा गया है, और प्रधानमंत्री जी से हमारे नेताओं ने इस्तीफा मांगा है, तो इस्तीफा दे। इससे पता चलता है कि हमारे गठबंधन, अभी तो हम उम्मीद करते हैं कि हम खुद बहुमत 272 के ऊपर ले आएंगे, और अगर मान लीजिए 2-4 कम बेची रहेगी तो हमारे पास भी उन लोगों की विचारधारा, हम और लोगों से बात करेंगे, सरकार हम ही लोग बनाएंगे। मतलब एचएन उपाध्याय जी, आप तो खुद से ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस कराएंगे आप, या करा सकता है गठबंधन? नहीं, ऑपरेशन लोटस तो हिमाचल में कराया था ना, क्या हुआ? 6 में से 4 सीट जीत गई। हम लोग ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन पंजा नहीं कराते हैं। खुद अगर कोई घटक दल हमारा बाहर का जो हमारे साथ नहीं है, हमारी विचारधारा वो रखता है, तो हमारा सहयोग कर सकता है। चलिए, एक बात तो साफ हो गई, एक बात तो साफ हो गई जो मेरे जहन में आई थी कि यदि मामला बहुत ज्यादा फंस गया तो फिर क्या होगा। तो बीजेपी को तो कहा जाता है वो तोड़फोड़ में माहिर है, लेकिन कम से कम मुझे कांग्रेस से ये उम्मीद, अब क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया कि फिर 4-5-8 सीट का कोई डिफरेंस आया तो फिर देख लेंगे। अब वो देख लेंगे तो सर अभी अन्य में भी 10-11 सीट चल रहे हैं। हाँ। हो सकता है हम लोग तो 272 खुद ही पाने की बात कर रहे हैं। चलिए, लेकिन अन्य में कितनी 10-11 सीट चल रहे हैं, जिसमें निर्दलीय है, छोटे मत पार्टियां हैं, वो लोग भी तो साथ हमारा दे सकती हैं। हो सकता है किसी की जरूरत ही न पड़े। हम तो पूरी उम्मीद करते हैं शाम तक 272 के ऊपर हमारी खुद बहुमत बन जाएगी। चलिए विवेक जी, और चुनाव में जी विवेक जी मुझे ये बताइए, इन्हें तो उम्मीद लग रही है कि यदि हम बहुमत पे चले गए तो अच्छी बात है, नहीं गए तो जो अदर्स हैं उनसे उम्मीद हो जाएगी, बाकी 2-4 का बैलेंस वो समझ लेंगे। अब वो क्लियर हो गया, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन विवेक जी, ऐसी स्थिति आपके साथ फंसी तो आप लोग तो मुझे लग रहा है पूरा का पूरा उठवाएंगे क्या सर? जी राखी जी, हम तो स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं और जो बहुमत का आंकड़ा उसको रुझानों में पहले से ही पार कर चुके हैं। प्री पोल अलायंस हमारा एनडीए का है, तो 95 के आंकड़े को हम छू रहे हैं और धीरे धीरे रुझान परिपक्व होंगे, परिणाम बदलेंगे। जो परंपरा रही है उसमें प्री पोल अलायंस
को ही पहले कॉल किया जाता, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हम ही रहेंगे, तो उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे कुछ दिन दिल बहला लें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, ओवरऑल सिनेरियो उत्तर प्रदेश का कहां तक देखते हैं और देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वहां से कहां देखते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के रूप में जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा गठबंधन होके उभर रहा है और ये बरकरार रहेगा। मेरी अपेक्षा है कि 50 सीटों तक जाएगा। यदि 50 सीटों तक जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। ठीक है प्रखर जी। देखिए, मैंने अभी भी बताया था आपको, थोड़ी देर पहले भी बात मैं स्पष्ट बहुत करी थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 240 पर अभी रुकी हुई है, 240 या 242 के आसपास रुकी हुई है। राखी जी, ये स्पष्ट है कि एनडीए का गठबंधन जो बीजेपी के साथ का है, तो 290 के ऊपर का आंकड़ा छू रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट सही है, ये जो विवेक भाई ने अभी बात बोली है। मगर ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भाजपा के साथ, जो एनडीए के साथ जो घटक दल है, वो किस परिस्थितियों में है और किस तरीके से भाजपा ने उनको अपने साथ करके रखा है। ये भाजपा से अच्छा और आपकी देश की, हमारी देश की जनता और आपके दर्शक से अच्छा कोई नहीं जानता किस तरीके से इन्होंने हर जगह ऑपरेशन लोटस चला कर पार्टियों के, मैं तो ये तो राखी जी सोचने की बात है, तीर लेके किसी का भाग गए, किसी की घड़ी लेके भाग गए इन्होंने। वहां बीच में तो वो चल रहा था 25-25 होके मंत्री जी होके, महाराष्ट्र के अंदर तो ये चल रहा था। तो ये स्पष्ट है और अब वक्त आ चुका है, लोग जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही का एक रवैया अपने ऊपर लोगों के ऊपर लगा के रखा हुआ था, तानाशाही में चूर थी। अब इनको इनकी हकीकत, इनकी हैसियत पता चल रही है और हम लोग को ज्यादा वक्त की बात नहीं, 2 घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा कौन सरकार बना है, कौन सरकार नहीं बना रहा है। और सबसे स्पष्ट बात यह है, सबसे सुकून की बात यह है कि देश की जनता ने तानाशाही के खिलाफ वोट करा है, लोकतंत्र के लिए वोट करा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आरक्षण के लिए वोट करा है। ये जवाब, ये कहते नहीं, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब पड़ती है तो वो ऐसा दर्द और ऐसा घाव करती है कि वो खाने वाला ही जानता है और ऊपर वाला ही जानता है कि उसने कैसी लाठी मारी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूछ लिया होता। चिंता ना करिए, केजरीवाल ने जो कहा था वो आपके सामने निकल आया। विवेक जी, 40 करोड़ का बंगला और मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है अब तो सर फिर झगड़ा करने लगे सर, अब प्लीज उसको इतना मत लीजिए ना, किसको कहाँ कैसी लाठी पड़ी है वो दिख जाएगा थोड़ी देर में। हम क्यों उस पर जा रहे हैं, अपने अपने वक्तव्य हैं, आप लोगों की व्यक्तिगत राय है, ये किसको कैसे बोलना है उस पर झगड़ा मत करिए प्लीज, क्योंकि समय भी हो गया। हमारे साथ सुनील जी जुड़े हैं क्या? सुनील जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आज ये बीजेपी में कल कही है, आम आदमी पार्टी में। प्रखर जी एक मिनट समय हो गया। सुनील जी, क्योंकि समय हो गया, बहुत जल्दी से मुझे बताइए, अंत तक अभी आते आते ये वाकई नेक टू नेक चलता रहेगा या कुछ एक तरफा जाता दिख रहा है? फिलहाल वेट करें। देखिए राखी जी, राजनीति में किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष को ऐसा माहौल इस समय बन गया है, बहुत खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मेरा अनुमान है कि इस सरकार बनाने में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अहम भूमिका होगी। मतलब नीतीश जी एक बार फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ऐसा आज मैंने कहीं सुना भी। बिहार पटना में तो बड़ी हलचल वैसे ही तेज हो गई है। और लेकिन ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी हम इस बात सहमत नहीं है कि इंडिया बना रही है, गठबंधन सरकार बना रही है या सत्ता पक्ष बना। देखिए बहुत से निर्णय अभी जो ईवीएम में कैद हैं स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ बहुत कुछ भविष्य दिखाई भी पड़ रहा है। इस पे दोनों दलों को बहुत खुशी नहीं मनानी चाहिए, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन सरकार बनती तो मेरा निवेदन है कि आप भी मोदी जी की तरह अहंकार बनाइए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो वफादार सिपाही थे उनको किनारे कर दिया राखी जी, इसलिए और ये दिक्कतें पैदा हुई उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, मैं रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर
जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे ही रुझान और नतीजे भी लगातार सामने आ रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि देर शाम तक किसका पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन फिलहाल जो फाइट चल रही है अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन वाकई में बेहद उत्साह और रोमांचक ये नतीजे हमारे और आपके सामने हैं।